नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूपीएसएससी में। तो आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 10। करेंगे इसके सॉल्यूशन की शुरुआत। तो हिंदी से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है हिंदी का, कितने प्रश्न हल करने हैं इस वाक्य में विशेषण का भेद है। तो यहां पर आपको विशेषण का भेद बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण होगा। अब यहां पर काफी बच्चे जो है संख्यावाचक विशेषण के साथ गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कितने, लेकिन कितने को अगर अंडरलाइन कर पूछता तो आपका यहां पर संख्यावाचक विशेषण हो जाना चाहिए था, परंतु यहां पर इसने पूरे वाक्य का पूछा है। अगर पूरे वाक्य का पूछा है तो आपको यहां पर प्रश्न भी दिख रहा होगा। तो प्रश्न हमारा क्या है, यहां पर संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न हमारा संज्ञा है और हमने ये पढ़ा है संज्ञा से पहले कोई भी सर्वनाम आकर उसकी विशेषता बताता है तो वहां पर क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाना चाहिए। यानी बात क्या है कि प्रश्न संज्ञा है और कितने सर्वनाम हो जाएगा। तो संज्ञा से पहले कोई भी सर्वनाम आए अगर उसकी विशेषता बताता है तो सार्वनामिक विशेषण। जैसे मैंने बोला कि वह लड़का नहीं आया, ठीक है, वह लड़का नहीं आया, वह लड़का नहीं आया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वह लड़का नहीं आया। तो यहां पर सीधा सीधा आपने देखा कि वह तो सर्वनाम हो जाएगा, ये सर्वनाम है भाई, और लड़का क्या है, संज्ञा है, ये हो जाएगा आपका संज्ञा। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है और उसकी विशेषता बता रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। इसी तरीके से वह गाय दुधारू है, ठीक है, वह गाय कैसी है, दुधारू है, ठीक है, वह गाय दुधारू है। अब यहां पर गाय क्या हो जाएगी, गाय फिर से आपकी संज्ञा है और वह क्या है, सर्वनाम है, तो वह गाय कैसी है, दुधारू है। तो यानी जो गाय है भाई वो संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, सर्वनाम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो इसकी ये डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में मन क्या है। सबसे पहले अगर पीपर पात सरिस मन डोला है आपने देखा है तो यहां पर आपने पता होना चाहिए कौन सा अलंकार है। मैंने पहले भी बताया था आपको, पीपर पात सरिस मन डोला मतलब जो पीपल का पत्ता है उसके समान मन डोल रहा है। तो सीधा सीधा यहां पर क्या हो जाएगा, उपमेय अलंकार। ठीक है, उपमेय अलंकार। उपमेय अलंकार में क्या होता है कि किसी वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है। ठीक है, तो यहां पर उपमेय अलंकार हो जाएगा कि पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। अब यहां पर हमें बताना है कि मन क्या हो जाएगा, तो मन यहां पर हो जाएगा उपमेय। ठीक है, मन हो जाएगा उपमेय। ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन बी कैसे करेक्ट होगा, उपमेय क्या होता है, जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए। ठीक है, जिस वस्तु की समानता दूसरे वस्तु से की जाए तो उसे क्या कहते हैं, हम उपमेय कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, वहां पर उपमेय हो जाएगा मन। अब इसी तरीके से हमने देखा वाचक। तो वाचक शब्द क्या होता है, समानता दिखाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, समानता दिखाने के लिए, जैसे मैंने बोला समानता दिखाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि आपने सुना होगा सा, सी, से और सम। तो ये क्या है, हमारे वाचक शब्द है भाई। वाचक शब्द कैसे है, जैसे मैंने बोला मुख चंद्रमा सा है, तो जिन शब्दों से भाई तुलना की जाती है, जिनके थ्रू मुख चंद्रमा सा है, तो ये क्या हो जाएगा, वाचक शब्द। तो ये चीजें भी आपको नोट करनी है। जहां कहीं भी ये वाचक शब्द दिख जाए अलंकार में तो सीधा सीधा आपको उपमा अलंकार करना होता है। ठीक है, अभी हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा सचिवालय रक्षक में बेसिक सा प्रश्न था, वहां पर भी इसी टाइप का एग्जाम्पल देखने को मिला था। ऑप्शन डी आपका उपमान है। ठीक है, तो उपमान क्या होता है, उपमान उपमेय की उपमा जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, उपमेय की जिससे तुलना की जाती है, यानी मन की तुलना किससे की जा रही है, पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो जिससे भी तुलना की जाए वो आपका उपमान हो जाएगा और जिससे की जाती है वो उपमेय हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका उपमेय क्या हो जाएगा, पीपर पात। ठीक है, ऑप्शन डी आपका। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। तो मलिक मोहम्मद जायसी भाई, इन्होंने कौन सी भाषा का जो सरल और साधारण रूप अपनाया था आपको बताना है। तो अवधी भाषा का इन्होंने साधारण रूप अपनाया था। ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में बन जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके पास था, निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सरोवर का भाई, सरोवर का शब्द नहीं है पूछ रहा है। सबसे पहले तो नहीं है में नहीं फंसना है। ठीक है, सुमेलित है नहीं है, आजकल आयोग ऐसे प्रश्न कम से कम इनकी संख्या 20 से लेकर 22 संख्या रहती है ऐसे प्रश्नों की। तो इस 20-22 में अगर एक में भी ध्यान भटक गया तो समझो 1.25 माइनस। तो यहां पर हमें देखना है कि सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सरोवर, तो सरोवर किसका पर्यायवाची है, तालाब का है। ठीक है, तालाब का पर्यायवाची हो जाएगा। अब यहां पर हमें देखना है, ठीक है, सतदल। ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा सतदल, ये गलत हो जाएगा भाई। सतदल किसका पर्यायवाची होता है, अगर मैं बात करूं आपसे, आपने सुना होगा सतदल होता है कमल का पर्यायवाची। ठीक है, कमल का पर्यायवाची होता है। कमल के पर्यायवाची अन्य अगर आपको पता होंगे, राजीव कमल का होता है। ठीक है, राजीव कमल का होता है। साथ ही साथ हमने सुना है कमल का क्या होता है, अरविंद। ठीक है, अरविंद के
अरविंद कमल का होता है। इसके अलावा कमल का जलज होता है, ठीक है, जौ लौ जौ, जल में जन्म लेने वाला, ठीक है, जौ को याद रखना, जल पानी हो जाएगा, जौ पर जौ मतलब क्या होता है, जल में जन्म लेने वाला, जलज यानी कमल की बात हो रही है। इसके अलावा पंकज इसका हो जाएगा। तो ये सभी पर्यायवाची जो है आपके कमल के पर्यायवाची है। अब सरोवर किसका पर्यायवाची मैंने आपको बताया, तालाब का, तो जलाशय तालाब का होता है, तड़ाक भी तालाब का होता है, सर भी तालाब का होता है। इसके अलावा सरोवर तालाब, ठीक है, तालाब लिख लीजिएगा। इसका एक आता है आपका पुष्कर, ठीक है, पुष्कर भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये सभी पर्यायवाची किसके होते हैं, तालाब के पर्यायवाची होते हैं। बाकी आपके कमल, राजीव, अरविंद, जलज, पंकज, ये सब किसके पर्यायवाची है, कमल के पर्यायवाची है। इसके अलावा नीरज भी कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक है, नीरज। तो अक्सर नाम वाले में फंसा देता है, तो नाम वाले आपको याद होने चाहिए। राजीव, अरविंद और नीरज क्या है, कमल के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, लकीर का फकीर मुहावरे शब्द का अर्थ क्या है। तो लकीर का फकीर होना मुहावरे शब्द का अर्थ क्या है, आपको यहां पर बताना है। तो यहां पर अगर ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, ठीक है, लकीर का फकीर मतलब पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो रहा है यहां पर, लकीर का फकीर, भाई लकीर का फकीर क्या है, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट है। अब यहां पर ऑप्शन सी दिख रहा होगा, बहुत घमंडी होना। इसका क्या होता है, आंखों में चर्बी चढ़ना, ठीक है, आंखों में चर्बी चढ़ना, बोलते नहीं इसके आंखों में बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, यानी इसके पास ये क्या है, बहुत ज्यादा घमंड आ गया है। तो इसके आंखों में चर्बी चढ़ गई है मतलब आंखों में बहुत ज्यादा घमंडी हो जाना, यानी ऑप्शन सी का आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। अब यहां पर आपने देखा, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, ठीक है। अभी तक आपको प्रश्न समझ में नहीं आया, अब ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है, ठीक है। ऑप्शन है लिंग, क्या इसमें लिंग की कहीं पर आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अगर आपको सीधा सीधा दिखना है, वह महिला बहुत विद्वान है, अगर महिला की बात आ रही है, ठीक है, महिला की बात आ रही है, तो महिला तो विद्वान हो ही नहीं सकती। महिला क्या होती है, विदुषी, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, महिला क्या होता है, विदुषी होता है, यानी महिला जो होती है विदुषी होती है। विद्वान कौन होगा, पुरुष होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला मुगल, ठीक है, मैंने बोला मुगल, मुगल का अगर मैं पूछूं आपसे स्त्रीलिंग क्या होगा, मुगलानी, ठीक है, मुगलानी, मुगल का स्त्रीलिंग क्या होता है, मुगलानी होता है। तो इसी तरीके से जो महिला का स्त्रीलिंग होगा तो यहां पर क्या होगा, विदुषी होगा। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। जो इसमें अशुद्धि है वो लिंग से संबंधित अशुद्धि है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बोला अभिनेता, ठीक है, अभिनेता तो पुरुष के लिए कहा जाएगा, ठीक है, अभिनेता, मैंने बोला अभिनेता, ठीक है, अभिनेता, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अभिनेत्री, ठीक है, अभिनेत्री, तो ये इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये चीजें नोट करनी है आपका, जैसे ठाकुर का ठकुराइन होता है, इसी तरीके से यहां पर आपका मुगल का मुगलानी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किस परिचय का शब्द है। तो मौसम कैसा है भाई, आज कुछ सुहाना है, तो यहां पर सुहाना शब्द आपको बताना है क्या है। तो मौसम कैसा है, सुहाना है, यानी मौसम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। तो मौसम कैसा है भाई, मौसम तो संज्ञा हो जाएगा, यहां पर संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, सुहावना, तो यहां पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, सुहाना। कैसा है मौसम, सुहाना है, तो विशेषण से हम शब्द करते हैं भाई कि कैसा, ठीक है, वह डैश है, वह डैश है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, यानी मौसम कैसा है, मौसम सुहावना है। तो यहां पर विशेषता बताई जा रही है मौसम की कि मौसम कैसा है, सुहाना है। जैसे मैंने बोला वह फल मीठा है, अब फल कैसा है, फल मीठा है, तो फल की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, ठीक है। और क्रिया विशेषण क्या होता है भाई, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कटोरा भर उसने खीर खाई, वाक्य में अनुबंधन संबंध बोधक काव्य कौन सा है। तो उसने कटोरा भर खीर खाई, वाक्य में अनुबंध संबंध बोधक काव्य कौन सा है। यानी सीधा सीधा आपको यहां पर थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आपने संबंध बोधक अव्यय पढ़ा होगा, यानी दो वस्तुओं की जो वो बताता है आपस में, जैसे हमने बोला संबंध बोधक अव्यय और, ठीक है, या ये क्या होते हैं, संबंध बोधक अव्यय होते हैं। तो यहां पर इसने क्या है, कटोरा भर खीर खाई, वाक्य में अनुबंधन संबंध बोधक काव्य क्या हो जाएगा, हमारा भर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है। अब ये क्या होता है, ठीक है, ये चीज आपको ऐसा समझनी है, जिन संबंध बोधक अवयवों का प्रयोग संज्ञा के विकृत रूप तथा विकृत रूप के साथ किया जाता है उन्हें संज्ञा बोधक काव्य कहा जाता है। जैसे कि आपने शब्द सुना होगा कि परिवार सहित, ठीक है, मोहन परिवार सहित मंदिर गया, ठीक है, मोहन परिवार सहित
सहित मंदिर गया। तो यहां पर क्या है, अब परिवार, मोहन परिवार सहित, तो सहित जो शब्द है आपका मतलब परिवार के साथ गया, ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक काव्य अव्यय हो जाएगा, मतलब जोड़ रहा है शब्दों को। किसके साथ गया भाई, परिवार सहित गया। तो उसने कटोरा भर खीर खाई, हम कटोरा भी तो बोल सकते थे, लेकिन यहां पर संबंध बोधक अव्यय क्या हो रहा है, कटोरा भर खीर खाई। मतलब यहां पर सीधा सीधा आपको यही चीज समझनी है, जैसे उसने बोला कि मोहन परिवार सहित मंदिर गया, तो यहां पर संबंध बोधक काव्य कौन सा हो जाएगा, यह अनुबंध संबंध बोधक काव्य हो जाएगा, भर शब्द। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहिनी तेज दौड़ती है। ठीक है, तो मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज शब्द आपको बताना है कि तेज शब्द क्या है। तो अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है या फिर आपका कालवाचक है। तो जब भी मैंने बताया रीतिवाचक क्रिया विशेषण आता है तो हम प्रश्न क्या करते हैं, कैसे। ठीक है, कैसे प्रश्न करते हैं, और कालवाचक आता है हम करते हैं कब से प्रश्न, कब, अभी बताऊंगा कि किस तरीके से प्रश्न करते हैं। और स्थानवाचक आता है हम प्रश्न करते हैं कहां। ठीक है, और इसी के अलावा परिमाण आता है तो हम करते हैं कितने से प्रश्न। ठीक है, कितना, कितना प्रश्न करते हैं। तो यहां पर आपको समझना है कि कितना से अगर हम प्रश्न करेंगे कैसे करेंगे। तो जैसे मोहिनी तेज दौड़ती है, मैंने बोला मोहिनी कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है, तो हमें उत्तर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है भाई। मोहिनी कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है। पहले तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें कैसे का उत्तर मिल रहा है कि मोहिनी कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है। अब यही अगर हम क्वेश्चन करेंगे मोहिनी कब दौड़ती है, तो कोई उत्तर मिला, मोहिनी तेज दौड़ती है, मोहिनी कब दौड़ती है। हमने बोला मोहिनी, जैसे मैंने बोला मोहन कल आया, तो यहां पर क्या है, मोहन कल आया, तो मोहिनी या मोहन जो है कल आया, तो कब आया, कल आया। तो कब का हमें उत्तर कब से मिलेगा कि कब आया। ठीक है, जो जब हमें मतलब काल से आपको ये समझना है कि काल सीधा सीधा आपको एक काल का यहां पर बोध कराएगा कि मैंने बोला मोहन कल आया, तो कब आया भाई, कल आया। जैसे स्थानवाचक बोला कि मैंने बोला कि पेड़ के पीछे मोर है, तो मोर कहां है, पेड़ के पीछे है, तो कहां का उत्तर मिल रहा है, स्थान। जहां पर भी स्थान का बोध होगा, मैंने बोला पेड़ के पीछे मोर है, तो यहां पर आपका स्थान का बोध हो रहा है, तो स्थान का प्रश्न कैसे करेंगे, कहां से करेंगे। जैसे मैंने बोला परिमाण, बहुत जितना खाता है मोटा हो जाता है, कितना खाता है, जितना खाता है, तो जितना यानी परिमाण का बोध हो रहा है, तो यहां पर हम कितना प्रश्न करेंगे। तो सीधा सीधा हमें यहां पर उत्तर मिल गया, मोहिनी कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है, तो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है। ठीक है, ये तो अभी आपने कर ही लिया है। ठीक है, महिला विद्वान नहीं विदुषी होता है, अभी बताया था आपको, महिला क्या है, विदुषी होता है, तो ये प्रश्न आपका पहले हो चुका है, तो इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है, ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। तो हिंदी का जो मानक रूप है भाई, किस भाषा से विकसित हुआ है, अगर कभी प्रश्न आ जाए सीधा सीधा खड़ी बोली मार देना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का जो मानक रूप है खड़ी बोली से विकसित हुआ है, आपको यह करना है। अगर मैं पूछूं हिंदी का विकास क्रम क्या है, तो सबसे पहले आपकी संस्कृत आती है। ठीक है, संस्कृत के भी हमने देखा लौकिक संस्कृत या फिर अलग संस्कृत आती है, वैदिक संस्कृत। संस्कृत के बाद जो आती है आपकी पाली भाषा आती है। ठीक है, संस्कृत के बाद कौन सी आ जाएगी, पाली भाषा आती है। पाली के बाद हमने देखा प्राकृत भाषा आती है। ठीक है, प्राकृत भाषा आती है। प्राकृत के बाद आती है आपकी अवहट। ठीक है, प्राकृत के बाद आती है आपकी अवहट। ये क्वेश्चन बन जाता है इसका विकास क्रम। ठीक है, अब हट आता है, अब हट के बाद आता है हमारी हिंदी। ठीक है, हिंदी या मानक हिंदी जो हमारी, और जिसे हम वर्तमान खड़ी बोली बोलते हैं। ठीक है, खड़ी बोली। तो हिंदी का जो विकास क्रम है ये मैंने आपको बताया भाई, पहले भी बताया। सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत के बाद पाली आई। पाली में किसने अपने उपदेश दिए, तो गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए। फिर प्राकृत आई, प्राकृत में किसने अपने उपदेश दिए, महावीर जैन जी ने अपने उपदेश दिए। फिर इसके बाद अव्वट आई, फिर हिंदी आई। जो हिंदी का आपका मानक रूप है वो खड़ी भाषा के उसमें प्रचलित है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो रीति का बहुवचन, अगर रीति है तो इसका बहुवचन क्या होगा, ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, रीति तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा, रीतियां, ऑप्शन डी, सॉरी। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, रीतियां। तो वर्तनी भी आपको देखनी है, रीति किस तरीके से लिखा गया है भाई। ऑप्शन बी मत मार देना गलती से जल्दीबाजी में। ठीक है, उसमें री की छोटी मात्रा दी गई है, री आपका ऐसे दिया गया है जो कि गलत है। रीतियां का बहुवचन क्या होगा, रीतियां। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको देखनी है, थोड़ा सा क्लोज ऑप्शन है, इसके साथ आपको ऑप्शन देखना होता है। रीति का बहुवचन क्या होगा, रीतियां। तो ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास था, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव शब्द क्या होता है, हिंदी शब्द होता है, मैंने पहले ही बताया। तद्भव शब्द किनको कहते हैं, जो हिंदी शब्द होते हैं। तो यहां पर अगर उल्लूक की बात करें, ठीक है, उल्लू का आपका क्या है, उल्लू को कहा जाता है भाई, उल्लू को कहा जाएगा।
तो उल्लू क्या हो जाएगा आपका? तत्सम शब्द हो जाएगा। लेकिन हमें बताना क्या है? तद्भव शब्द यानी हिंदी शब्द। जो ओझा शब्द है आपका, ये होता है आपका तद्भव शब्द। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब ओझा का तत्सम रूप क्या होगा? उपाध्याय। ठीक है, उपाध्याय। उपाध्याय इसका क्या हो जाएगा? तत्सम रूप हो जाएगा। ओझा का तत्सम रूप क्या होगा? उपाध्याय हो जाएगा। जैसे ही मैंने बोला आवश्यक का, ठीक है, ठीक है, आवश्यक का अगर मैं आपसे पूछूं अवश्य, ठीक है, इसका अगर तत्सम रूप आपसे पूछूं क्या हो जाएगा? तो ओस हो जाएगा। ठीक है, अवश्याय, अवश्याय, ठीक है, अवश्याय, इस चीज को अवश्याय करिए, अवश्याय, इसका क्या होता है? ओस। ठीक है, इस चीज को नोट करना भाई, ये पूछा गया प्रश्न है। अवश्याय का जो तत्सम रूप है वो क्या है? ओस है। जो ओस होती है ना, उसका तत्सम रूप ये हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने पूछा आपसे उपयुक्त का क्या होगा? ठीक है, उपयुक्त का ठीक है, उपयुक्त का क्या होगा? आपको मैंने पूछा तो उपयुक्त का क्या हो जाएगा? उपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त हो जाएगा। ये चीज आपको नोट करनी है। जो रॉ है ये आपका हट जाएगा, पहले भी बताया है। जहां पर आपके अर्धस्वर आते हैं, अर्धस्वर मतलब जो स्वर रहित होते हैं, जैसे कि नीचे वाला रॉ हो गया, ये हो गया, या फिर आपके संयुक्त अक्षर हो गए छ, या फिर सलजम वाला सौ हो गया, तो मैक्सिमम टाइम ये आपके तत्सम शब्द होते हैं, संस्कृत शब्द। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। मैक्सिमम टाइम बोला है तो मैक्सिमम टाइम ही, ये नहीं हमेशा होंगे। ठीक है, कहीं कहीं पर जैसे कि चंद्रबिंदु वाला शब्द आपका तद्भव शब्द, तत्सम शब्द होता है ज्यादातर, लेकिन हमेशा नहीं होगा, ये भी गारंटी नहीं है। इसके अलावा हमने पढ़े भाई, अगर मैं आपसे पूछूं घूंघट का, ठीक है, घूंघट आपका तद्भव शब्द है, घूंघट। ठीक है, घूंघट, इसका अगर मैं तद्भव रूप आपसे पूछूं, तत्सम रूप पूछूं, तो गुंठन। ठीक है, गुंठन, गुंठन इसका तत्सम रूप हो जाएगा। घूंघट आपका क्या है? तद्भव है, हिंदी शब्द है। ठीक है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? गुंठन हो जाएगा। और इसी तरीके से क्लेश, ठीक है, क्लेश आपसे पूछा, क्लेश, इसका तत्सम रूप क्या है? ये तो आपका तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? जो आपका क है यहां पर पूरा आ जाएगा कलेश। ठीक है, कलेश का क्या होगा? क्लेश। तो यहां पर आपको ये चीजें समझनी है, इनमें बहुत बारीक चीजें होती हैं भाई। ये चीजें वहां पर एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन कर देती है। ये आधा शब्द दिख गया तो सीधा सीधा आपको ये तत्सम मार देना है, ये क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा। अब तो ये कभी ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा ना। मान लीजिए ऑप्शन में पूछ रहा है इसका तद्भव क्या है, तब तो ऑप्शन क्लोज भी दे सकता है। लेकिन अगर पूछा निम्नलिखित में तो तत्सम शब्द क्या है, तो आधा क दिख गया, सीधा सीधा ये तत्सम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कायाकी वाचिक अहियारा और साहित्य किसके भेद हैं? तो ये थोड़ा सा सिलेबस से बाहर क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका सिलेबस में नहीं है, थोड़ा रस का क्वेश्चन आ गया है। बाद में इस क्वेश्चन को जो है मैं डिलीट करने की सोच रहा था, परंतु जब आ गया है तो आ गया है। ये अनुभाव होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, अनुभाव होते हैं। इस चीज को स्किप करके ही चलते हैं, ये सिलेबस में नहीं है, ये रस का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक कृषम है। तो आपको बताना है कि कृष्ण ने कंस को मारा, यानी यहां पर क्या है? कृष्ण क्या हो जाएगा भाई? कृष्ण क्या है? अगर मैं बात करूं कृष्ण ने, ठीक है, तो कृष्ण ने आ गया, ने विभक्ति दिख गई, तो सीधा सीधा क्या है? कर्ता है। कर्ता कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है हमें कर्ता। ठीक है, अब किसको मारा? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को मारा। किसको मारा? कर्म को मारा। कर्म क्या है? कंस हो जाएगा। तो यहां पर क्या है? कृष्ण तो कर्ता हो जाएंगे और कंस क्या हो जाएगा? कर्म। तो ऑप्शन ए ही आपका यहां पर सही हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को मारा। इसी तरीके से एक एग्जांपल आपने और सुना होगा। ठीक है, एक एग्जांपल आपने सुना होगा, राम ने, हमने बोला ना राम ने रावण को, ठीक है, रावण को धनुष बाण से मारा। ठीक है, धनुष बाण से मारा। अब मैं यहां पे पूछ रहा हूं आपको कि यहां पर राम क्या हो जाएंगे? राम तो यहां पर कर्ता है। ठीक है, राम ने क्या करा भाई? किसको मारा? रावण को। रावण क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा? धनुष बाण क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण। ठीक है, धनुष क्या है भाई? करण। करण क्या होता है? कोई साधन होता है, यानी साधन जिसके माध्यम से मारा जा रहा है। तो किससे मारा? धनुष बाण से मारा। तो धनुष बाण आपका क्या हो जाएगा? यहां पर करण कारक हो जाएगा। और आपको पहले भी बताया है, जो आपके कारक होता है इसको ही क्या कहा जाता है? प्रसर्ग। ठीक है, प्रसर्ग कहा जाता है कारक को। उम्मीद करता हूं ये चीजें तो रट गई होंगी आपको कि कारक शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रसर्ग कहता है। और कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 प्रकार के कारक होते हैं। कभी कभी बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, कितने कारक होते हैं? 8 होते हैं, और ये गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इंसानियत का संधि विच्छेद बताना है आपको। इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा? अगर हम देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से तो इंसान, ठीक है, इंसान, ठीक है, इंसान धन इयत,
ठीक है, इंसान धन इयत, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट है। पूछा गया प्रश्न है, शायद यूपीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम सेवा चयन आयोग में यह प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर सी दिया था और इन्होंने संधि मानी थी इसमें, व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है पर आपने देखा है ना, अक्सर व्यंजन संधि के क्वेश्चन डाल देता है। तो इंसानियत का संधि विच्छेद हो जाएगा इंसान धन इयत, और इसमें संधि विच्छेद पूछेगा तो इसका संधि विच्छेद इंसान धन इयत हो जाएगा और संधि व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, विशेष्य वह शब्द होता है। तो विशेष्य क्या होता है आपको बताना है, पहले भी बताया है। विशेष्य शब्द क्या होता है, जिस भी शब्द की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, जिस भी शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। यह आपका इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझेंगे तो विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, कोई भी विशेषण है, ठीक है, वो जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने बोला चाय ज्यादा मीठी है, ठीक है, चाय ज्यादा मीठी है, ज्यादा मीठी है, तो यहां पर विशेषण क्या हो जाएगा, यहां पर विशेषण मीठी है, तो विशेषण जिस भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है, विशेषण जिस भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेष्य होता है। जैसे कि यहां पर विशेष्य पूछूंगा तो चाय यहां पर विशेष्य हो जाएगी, और विशेषण जिस भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहा जाता है। यह चीज आपको सीधा सीधा सिंपली नोट करनी है। यानी एक और एग्जांपल दूं आपको, तो अमित तेजी से दौड़ता है, ठीक है, अमित, ठीक है, अमित कैसे दौड़ता है, अमित तेज दौड़ता है, ठीक है, अमित तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है भाई, तेज विशेषण हो जाएगा और अमित क्या हो जाएगा आपका विशेष्य हो जाएगा। तो विशेषण जिस भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वहां एकांत में बैठकर भजन करो, रेखांकित पद का भेद बताइए। तो यहां पर आपको बताना है कि वहां एकांत में बैठकर भजन करो, रेखांकित पद का भेद बताइए, ठीक है। तो अपूर्ण कृदंत या फिर पूर्ण कृदंत या फिर क्रियार्थक कृदंत या फिर पूर्वकालिक कृदंत। यानी आपको क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा, वहां बैठकर, ठीक है, बैठकर भजन करो, यानी बैठकर, यानी आपने बैठकर देखा और आपने सीधा सीधा देखा यहां पर क्या हो रही है, एक क्रिया समाप्त हो रही है भाई, ठीक है। जहां पर भी एक क्रिया समाप्त हो जाए वहां एकांत में बैठकर भजन करो, और एक क्रिया समाप्त होने पर दूसरी क्रिया जो होती है प्रारंभ हो जाती है। तो सीधा सीधा हमने पढ़ा है वहां पर क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे मैंने बोला मोहन नहाकर ऑफिस गया, ठीक है, मोहन नहा धोकर ऑफिस गया, तो मोहन ने क्या करा, पहले नहाया, फिर क्या करा, ऑफिस गया, यानी एक क्रिया समाप्त करी उसने नहाने की, दूसरी क्रिया क्या प्रारंभ करी, ऑफिस जाने की। तो यहां पर क्या हुआ, मैंने बोला वहां एकांत में बैठकर, मैंने बोला वहां एकांत में बैठकर एक क्रिया समाप्त हो गई, फिर क्या हुआ, भजन करो, दूसरी क्रिया प्रारंभ होगी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, पूर्वकालिक कृदंत, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता। तो नहीं किया जाता भाई, नहीं ऑप्शन में दिख जाए तो इसको अंडरलाइन कर लिया करो, बार बार बताया है। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, नियम का तो उपदेश होगा ही होगा भाई, ठीक है, अधिसूचना में नियम तो जरूरी होता है। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा कर्तव्य, ठीक है, तो कर्तव्य का इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है, कर्तव्य का इसमें कोई भी उल्लेख नहीं किया जाता है। बाकी आदेश भी इसमें हो सकता है और अधिकार भी इसमें हो सकता है। इसी दिन आपको बताया था अधिसूचना क्या होता है, सरकारी गजट में छपी सूचना, ठीक है, सरकारी गजट में छपी सूचना, ठीक है, सरकारी गजट में छपी सूचना। जैसे कि अधिसूचना का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, कोविड के टाइम पे जो भी आपकी गाइडलाइन आ रही थी, ठीक है, जो भी गाइडलाइन आ रही थी अधिसूचना के माध्यम से आ रही थी। सरकार एक गजट में छाप रही थी ना कि आपके लिए नई नई गाइडलाइन आ रही है, तो वो सब किसके माध्यम से आ रही थी, अधिसूचना के माध्यम से आ रही थी। और ये पूछा जाता है सरकारी गजट में छपी सूचना को क्या कहा जाता है, अधिसूचना उसे कहा जाता है। ये बार बार बताया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20, गलता लोहा बच्चे का सपना किस काव्य की कीर्तियां हैं। तो गलता लोहा और बच्चे का सपना किस कवि की कीर्तियां हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए गलता लोहा किसकी कीर्तियां हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, शेखर जोशी। शेखर जोशी की ये रचना हो जाएगी। शेखर जोशी को ही क्या बोला जाता है, कोसी का घटवार, ठीक है, कोसी का घटवार, इनको ही बोला जाता है कोसी का घटवार, ये इनकी कहानी हो जाएगी। इसके अलावा शेखर जोशी, हाल ही में इनका निधन हुआ भाई, इनका जन्म हुआ था 1932 में, ये पूछा जा सकता है आपसे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 4 अक्टूबर 2022 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो करंट अफेयर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हाल ही में मृत्यु हुई है, चर्चाओं में रहे हैं। तो जब हाल ही में मृत्यु हुई है तो प्रश्न बनना यहां से जायज है, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो हैरान मत होइएगा। इनकी जितनी भी कहानियां हैं, रचनाएं हैं, आपको सब कुछ पढ़ लेनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनकी कहानियां,
ठीक है, इनकी कहानियां काफी सारी इनके द्वारा लिखी गई थी, जैसे दाजू, ठीक है, दाजू इनकी हो जाएगी दाजू कहानी। इसके अलावा बदबू, ठीक है, बदबू ये इन्हीं की कहानी है। नारंगी बीमार है, ठीक है, नौरंगी, नौरंगी बीमार है, ये भी इन्हीं की कहानी हो जाएगी। इसके अलावा शेखर जोशी जी की, ठीक है, कौन कौन सी कहानियां हो जाएंगी? अथ मूसक उचवा, ठीक है, अथ मूसक उचवा, अथ मूसक उचवा, मूसक उचवा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो इनकी सारी रचनाएं, काव्य, जितनी भी चीजें आपको मिलती हैं सब कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। शब्द चित्र आता है इनका एक, शब्द चित्र, ठीक है, शब्द चित्र इनका एक आता है, एक पेड़ की याद, एक पेड़ की याद इनका शब्द चित्र आता है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपकी बन सकती है कि एक पेड़ की याद किसका शब्द चित्र है, तो ये हो जाएगा शेखर जोशी जी का, ठीक है। इसके अलावा साथ के लोग, ठीक है, तो ये आपका हिंदी का सॉल्यूशन है। इसके बाद आप लोग उत्तराखंड के सॉल्यूशन का इंतजार कीजिएगा, जल्दी आपको उत्तराखंड का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा।